हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पीएससीबी प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जनवरी का ये जो सैम्पल पेपर है, इसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसकी वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट की हुई है। पार्ट नंबर ए जो हमारा 1 मार्क्स का है, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, और पार्ट नंबर बी की वीडियो भी हमने कंप्लीट कर रखी है, और इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को वॉच करना ना भूलें। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी हमारा 4 मार्क्स का है। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पार्ट नंबर ए यहाँ देखने को मिलेगा आपको, और ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। फाइनली ये देखिए पार्ट नंबर बी है, ये हमारा 2 मार्क्स का है। आज हमें पार्ट नंबर सी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये रहा पार्ट नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, ये रहा पार्ट नंबर सी। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। याद रखिएगा, अगर पेपर में आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप पार्ट नंबर सी वाले क्वेश्चन करें, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे पार्ट नंबर सी लिखकर क्वेश्चन नंबर 12 लिखकर ही सॉल्व कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन नंबर 12 आप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि पार्ट नंबर सी लिखकर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके फ्रेंड्स, इससे आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 6x + 3 = में 0। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दो क्वेश्चन कहे गए हैं। देखिए यहाँ और देखने को मिल रहा है, इट मीन्स या तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए कर लीजिए या क्वेश्चन नंबर 12 का बी कर लीजिए। अभी हम बी को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ए वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको सबसे पहले हम अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो ये क्या इक्वेशन है, 2x² - 6x + 3 = में 0। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं इसके हमें क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इट मीन्स इसके हमें जीरोस निकालने हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लेट करेंगे और अपनी इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से। ओके फ्रेंड्स, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। इसको कंपेयर करने पे आप ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है तो आज हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax² को 2x² से कंपेयर करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा ax² = में 2x²। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से कंपेयर करके यहाँ लिख लिया, फिर स्लैश बना लिया। फिर bx को हम -6x से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे bx = 6x। फिर हम c को =3 से इक्वेट कर लेंगे, तो c = में 3। अगर यहाँ पर माइनस दिया हो तो आप माइनस लगाना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों तरफ से x² कैंसिल कर देना है, जिससे कि a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग हम b से b वाले टर्म में इट मीन्स bx में से और 6x में से x कैंसिल कर लेंगे, तो b की वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास -6। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग b की वैल्यू हमारी -6 आ जाएगी और c = 3। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको a और b की वैल्यू निकालनी आती है तो ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला कंसेप्ट आप पेपर में करके आएँ। अगर इस कंसेप्ट को आप पेपर में करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं करते हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें a, b और c की वैल्यू निकालने से मतलब है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला आएंगे, वो क्या होता है b² - 4ac। ओके फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम d से डिनोट करते हैं, और b की वैल्यू कितनी थी ये हमने यहाँ निकाल रखी है -6। तो हम यहाँ लिखेंगे -6 लिखकर होल स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे। फिर लगाएंगे -4 लिखेंगे, और a की वैल्यू कितनी है तो 2 मल्टीप्लाई में 2 लिख लेंगे। फिर c की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया जितना आएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई किए, रिजल्टन आएगा 24। 6 का -6 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स -6 आपका 2 बार लिखा जाएगा। 6 और 6 को मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 36, और माइनस माइनस प्लस, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे 36 प्लस का। अब इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे d = में 12। तो याद रखिए, अगर d की वैल्यू आपके पास 0 से ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स 1 2 3 4 या समथिंग कोई पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, तो हम उसको लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स,
आई रिपीट अगेन, अगर डी की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा आ रही है तो हम उसको लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट, और हम उसके रूट फाइंड आउट कर सकते हैं तो लिखेंगे नाउ वी फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आए, इट मीन जैसे कि हमारे पास आ जाए डी इक्वल्स टू -5, तो उस केस में रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तो हम वहाँ पर डी इज़ नॉट एग्जिस्ट लिखकर आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमारे पास क्या है, 12 है, 12 एक पॉजिटिव नंबर है तो हम लिखेंगे वैल्यू इज एग्जिस्ट, ये लिखना ना भूलें। इसके बाद ही रूट निकालें। ओके फ्रेंड्स, चलिए रूट निकालने के बाद इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या पढ़ना है, कुछ इस अकॉर्डिंग, x इक्वल्स टू में माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में 2a। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपको a दिख रहा है वहाँ पर आप a की वैल्यू भरेंगे, जहाँ पर b दिख रहा है आप b की वैल्यू भरेंगे, और जहाँ d दिख रहा है वहाँ पर आप ये 12 भरेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए फिल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो हमने यहाँ माइनस लगा लिया, ब्रैकेट अप्लाई किया, और b की वैल्यू कितनी थी, जो कि -6 थी, तो हमने यहाँ पर -6 लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे और रूट लगाकर d की वैल्यू कितनी थी, वो थी हमारे पास 12, तो हम फाइनली यहाँ 12 लिख लेंगे। अपॉन लगाएंगे, 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 2 थी तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। अब नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4, तो फाइनली हम यहाँ 4 लिख लेंगे। फिर हमने क्या किया, इनको सॉल्व किया तो जिससे कि ये 6 प्लस का आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा, और 12 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम कुछ ऐसे होता है, ये तो आपको पहले से क्लियर है, चलिए फिर भी मैं करता हूँ। अब देखिए इनके पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर तो बन गया हमारे पास। अब 2 का पेयर बन गया है तो क्या करेंगे, 2 को हम रूट के बाहर लिख लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना है उसको हम रूट के अंदर ही लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो √3 अंदर में रहेगा और 2 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन में 4। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए जो प्लस माइनस है तो प्लस एक बार खुल जाएगा और एक बार माइनस खुल जाएगा, तो कैसे खुलेगा, लिखेंगे 6 प्लस 2√3 अपॉन में 4, फिर यहाँ पर x 6 माइनस 2√3 अपॉन में 4। देखिए यहाँ पर प्लस वाली टर्म और यहाँ पर माइनस वाली टर्म ओपन हो गई है और सेपरेट कर लिया है हमने। फिर हम क्या करेंगे, देखिए 6 को अगर मैं 6 ना पढ़ के 2 × 3 पढ़ दूँ और साथ में प्लस 2√3 लिखा हुआ, देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो देखिए दोनों में 2 कॉमन है। अब दोनों जगह से 2 बाहर निकाल लीजिए, तो जो बाहर निकली हुई टर्म को यहाँ लिख लीजिएगा, ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या बचा है 3, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, इधर क्या बचा है √3, तो हमने यहाँ √3 लिख लिया। फाइनली ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और अपॉन में 4 लगा दीजिए। वापस से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए तो फिर से 6 मिल जाएगा, और 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मिल जाएगा, 2√3 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी कॉमन लेंगे तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 3 माइनस √3, वही बनेगा, बस यहाँ माइनस लगा हुआ है, अपॉन में 4 वैसे का वैसा ही। अब क्या होगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, जिससे कि 2 बन जाएगा, यहाँ पर 1। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो या फिर रहने दो, या ब्रैकेट में लगाकर इसको ऐसे लिख दो, 3 प्लस √3, ये जो बच गया है हमारे पास लिख लिया, अपॉन में 2 बचा हुआ है। इच्छा हो तो यहाँ 1 लगाओ, इच्छा हो तो ना लगाओ, बात एक ही है। सेम केस यहाँ पर भी 2 1 द 2, 2 2 द 4, नीचे बचेगा हमारे पास 2 और ऊपर बचेगा 3 माइनस √3। फाइनली यही हमारा आंसर काउंट होगा, तो हम लिखेंगे हैंस x इक्वल्स टू में एक बार 3 प्लस √3 अपॉन में 2, और यही हमारा 3 माइनस √3 अपॉन में 2। फाइनली ये दोनों रूट्स बन जाएंगे जो कि हमें चाहिए थे। आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 का बी, याद रखिए इनमें हमें और दिया हुआ है, जो आपको अच्छे से आता हो वही अटैम्प्ट कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन को, दोनों ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं, ए और बी दोनों सॉल्व कर दिखा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 के बी में हमें क्या कहा हुआ है, इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हमें क्या करना है, मैच द कॉलम बोला गया है, तो हमें मैच ही करना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी चीज़ का आंसर आता है तो उसको आप इक्वल टू करके लिख दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें मैच ही करना है। इट मीन्स ए को या समथिंग बी से मैच कर लिया, या यहाँ पर सी को किसी से, ऐसे कुछ
मैच करके ही दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कंडीशन दी हुई है, 4 कंडीशन दे रखी है और यहाँ पर 4 आंसर भी दिए हुए हैं, तो इन्हीं को हमें मैच करना है। तो कैसे मैच करेंगे इसको सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पे नोट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर शीट पे जब हम नोट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं ये क्या क्या नोट किया गया है। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट पूछा गया है, तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ओके, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यहाँ पर डिफरेंट बोला था, यहाँ पर इक्वल बोला है। नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और लास्ट बोला गया है रूट्स आर रियल। तो यहाँ जो कंडीशन दी गई है, सबसे पहले मैं इन कंडीशन को क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैच करना और भी आसान हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले याद रखिए, जब हमारे पास नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है d इक्वल्स टू डी हमारा 0 से छोटा होता है, तब वो रूट आर नॉट एग्जिस्ट। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, यहाँ पर जब हमारे पास d माइनस का आए तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, और d हमारा पॉजिटिव आए तो रूट्स आर एग्जिस्ट। सेम केस है, तो इसको आप लिखते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac हमारा छोटा होगा 0 से। इट मीन्स अगर वैल्यू हमारी माइनस की बन रही है, जैसे माइनस का 5, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, माइनस का 5 0 से क्या है छोटा है, 0 माइनस 5 से बड़ा है। इट मीन्स 0 हमारा बड़ा है, माइनस 5 हमारा छोटा है, तो उस केस में रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। क्लियर हो गया ये। इट मीन्स अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। फिर उसके बाद सेकंड केस आता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल बनने चाहिए और इक्वल बनना चाहिए। वो कब बनते हैं, जब हमारा d इक्वल्स टू 0 होता है, या फिर आप इसको ले सकते हैं b का स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, अगर d की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है तो ये क्या होगा, ये भी हमारा रूट हमारा एग्जिस्ट करेगा और इक्वल रूट बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी अकॉर्डिंग d की वैल्यू हमने मान लिया कि यहाँ 0 है और लेफ्ट हैंड राइट साइड भी 0 आ गया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रूट हमारे इक्वल बनेंगे और रियल बनेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये भी केस क्लियर हो गया होगा। अगला केस आता है रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ओके फ्रेंड्स, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट ये कब होता है, जब हमारा d की वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है। इट मीन्स b का स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा आए। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर 18 ग्रेटर देन 0 रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले देखिए, यहाँ देखिए, अब ये देखो d कितना आया है, 12 आया है। इट मीन्स 0 से 12 बड़ा है, बिल्कुल सही है। तो वैसे ही हमने एग्जाम्पल रख ली है 18, तो 18 क्या है, 0 से बड़ी है। इस केस में क्या होगा, रूट हमारे रियल बनेंगे और डिफरेंट बनेंगे, जैसा कि इस वाले आंसर का था। जैसे ये हमारा 12 आंसर आया था, इसका डी हमारा 12 आया था, तो देखिए रूट क्या बने हमारे पास, दो अलग अलग रूट बने हैं और दोनों रियल बने हैं। इट मीन्स दोनों के आगे प्लस मेंशन किया गया है, नेगेटिव रूल नहीं है, नेगेटिव रूट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो उस केस में क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट बनेंगे। फिर फोर्थ केस आता है रूट्स आर रियल, सिर्फ रियल बनेंगे कब, या तो d इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको पढ़ेंगे d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें हमारे पास कई बार d की वैल्यू 0 से बड़ी भी बनती है और d की वैल्यू 0 भी बन सकती है। इसका कहने का मतलब यही है। ओके फ्रेंड्स, इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ा जाता है, या तो 0 से बड़ी टर्म भी एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर और 0 भी एग्जिस्ट करेगा, दोनों केस होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 18 भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर 0 भी एग्जिस्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, तब भी इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू पढ़ते हैं। दो केस बनेंगे इसमें। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब मैच द कॉलम को कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम क्या करेंगे, हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग आपको देखने मिलेगा। सबसे पहले आते हैं नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट। नो रियल रूट्स आर एग्जिस्ट कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नो रियल रूट एग्जिस्ट। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये हमारा कौन सा केस है, जब हमारे पास
डी की वैल्यू नेगेटिव आए तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ लिखा हुआ है, देखिए जरा बी का स्क्वायर 4ac ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, तो थर्ड वाले का फर्स्ट आंसर है। उसी अकॉर्डिंग अब आते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल बनने चाहिए और इक्वल बनना चाहिए। ये रहा रियल और इक्वल वाला केस। ये किस केस में था, b इक्वल्स टू माइनस 4ac। ओके फ्रेंड्स, b का स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 होगा तब हमारे पास रूट्स आर रियल बनेंगे और इक्वल बनेंगे। तो वो किस केस में होगा, ये रहा हमारे पास ये केस। तो b का मतलब सेकंड का हमारा d आंसर है। अब आते हैं बात रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट कहाँ है, तो देखिए रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट वो किस में केस होता है, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये रहा हमारे पास सेकेंड ऑप्शन। फिर लास्ट बच गया, वो तो आप खुद ब खुद मैच कर सकते हैं, क्या बच गया हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। तो बी रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल कब होते हैं, तो ये रहा कंसेप्ट जब हमारे पास या तो ग्रेटर देन बने या तो इक्वल टू बने। तो ये रहा केस। आई होप आपको ये मैच दी कॉलम काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, इसको फॉलो कीजिए, इसी अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आई होप मैथ दी कॉलम आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हमें कहा गया है 4 के कितने मल्टीपल लाइज करेंगे, कितने मल्टीपल आएंगे 10 और 250 के बीच में। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी आंसर शीट पे आएंगे, लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, जो 4 के टेबल पे आए। जैसे चलिए हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 12, फिर 16। इसी अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा। हमें टेबल नहीं लिखना है, हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। हमें क्या कहा हुआ है, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। अब देखिए 10 और 250 के बीच में पहला मल्टीपल कौन सा बनेगा। 4 तो 10 के बीच में आता नहीं है, 10 और 250 के बीच में, क्योंकि ये 4 हमारा 10 से छोटा है, 8 भी छोटा है, तो पहला मल्टीपल बनेगा 12। तो हम लिखेंगे 12। फिर सेकंड क्या बनेगा 16। इसी अकॉर्डिंग और 4 ऐड कर लीजिए 20। लास्ट वाली टर्म कैसे बनेगी, तो लास्ट वाली टर्म के लिए आप सबसे पहले 250 को 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम डिवाइड करके दिखाते हैं। क्या करेंगे हम, अगर 250 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, माइनस ये आ जाएगा 10 और ये आएगा 8, कितना आएगा -2 आ जाएगा। तो फाइनली अगर मैं 4 को 250 से डिवाइड करूं, सॉरी 250 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 2 आ रहा है। अगर मैं यही काम करूं 250 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 248। और 248 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, देखिए ये रहा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में रिमाइंडर 0 आया तो लास्ट टर्म मेरी क्या बनेगी 248 बनेगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये अलग अलग डिजिट्स के लिए भी वर्क करता है। जैसे आपको 4 5 6 या कोई भी मल्टीपल आ जाए तो लास्ट टर्म आप ऐसे ही निकालिएगा, डिवाइड करके रिमाइंडर माइनस कर दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि मेरे पास पहली टर्म 12 दी हुई है, सेकंड टर्म 16, थर्ड टर्म 20 और लास्ट टर्म मेरे पास 248। तो हम यहाँ लिख देंगे ए हमारा कितना है 12, A2 कितना है 16, AN कितना है, AN इज कॉल्ड लास्ट टर्म 248। अब देखिए अब हम इसमें से कॉमन डिफरेंस भी निकाल लेंगे। इनमें से अगर ये माइनस करूँ तो डिफरेंस कितना आएगा 4। आप किसी भी बीच के रकम का डिफरेंस निकाल सकते हैं। 420 में से 16 माइनस कर लिए तब भी 4, तो फाइनली डी मेरा कितना आएगा 4। अब हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो हम उसके लिए अपना an का फॉर्मूला लगाएंगे। an इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू कितनी है 248, तो हम यहाँ 248 लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी है 12, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। n की वैल्यू हमें चाहिए तो हमने ब्रैकेट में लिखा n माइनस 1 वैसे लिख दिया। d की वैल्यू कितनी है 4, तो फाइनली हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना है,
सबसे पहले 12 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, जिससे कि 12 माइनस हो जाएगा। तो 248 में से आपने 12 को माइनस करना है। बाकी टर्मों को वैसा ही नोट कर दीजिए। अब इन दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा 236। और यहाँ पर ये वाले टर्म n-1 वैसे लिखकर ये जो 4 मल्टीपल लगा हुआ है यहाँ लाके डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि आपका स्टेप भी बच जाएगा और ये कम स्टेप में हो भी जाएगा। अब 4 के टेबल से इसको कट करने की कोशिश कीजिए, तो ये कट कैसे होगा, 59 टाइम पे ये कट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 59 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर n-1 वैसे का हमने वैसा ही नोट कर लिया। n हमारा यहाँ माइनस का है, n-1 लिखा हुआ है, तो ये जो -1 है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 59 + 1 इक्वल्स टू में n। ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 60। तो n हमारा क्या जाएगा 60। तो फाइनली यही हमारा आंसर है जो कि हमसे पूछा गया था। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि 10 से लेकर 250 के बीच में हमारे पास कुल मिलाकर 60 टर्म होगी जो 4 की मल्टीपल होंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल इट मीन्स अगर मैं ये कहूँ 4 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ तो 40 टाइम पढ़ूंगा, तो बीच में कितने नंबर्स बन रहे हैं वही नंबर हमारा n काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, 4 का टेबल 10 टाइम पढ़ो तो 40 मिलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म कितने टाइम पढ़ा हमने 40 तक, 10 टाइम पढ़ा, तो n इज कॉल्ड 10 हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास ये कितना आएगा 60 आएगा। इट मीन्स मैं ये जो चेन को अगर मैं बढ़ा के ले जाऊंगा तो ये जो टर्म है मेरी 250 248 ये 60 वाई टर्म पे आएगा। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन और कहा गया है। याद रखिए एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हम आपको दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट करके दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का ए था, ये 13 का बी। हमें कहा गया कोई AP सीरीज़ है जिसमें AP सीरीज में 9, 17, 25 टर्म ऐसे बढ़ रही है। अगर हम कितनी टर्म को हम ऐड करें कि 636 बन जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम अपने आंसर शीट पे आएंगे। तो ये जो सीरीज़ लिखी हुई है उसको हम यहाँ नोट कर देंगे। तो सीरीज़ क्या दी हुई है 9, 17 और 25 ऐसी ये सीरीज़ चल रही है। तो ए क्या होगा मेरे पास 9 बन जाएगा, फर्स्ट मेरी 9 बन जाएगी। डी हम निकालेंगे तो इनमें से इसको माइनस कर लीजिए, क्या आएगा 8 आ जाएगा। ये मेरा A1, ये मेरा A2। डी कैसे निकलता है A2 में से A1 माइनस करके, तो फाइनली कितना आएगा 8। और SN हमें कहा हुआ है 636 कहा गया है। हमें क्या चाहिए n चाहिए। ओके फ्रेंड्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म आएगी, देखिए हाउ मैनी टर्म्स, इट मीन्स n चाहिए हमें। हम अपना SN का फॉर्मूला लगाएंगे। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू में n/2 2a प्लस n-1d। ओके फ्रेंड्स, और ब्रैकेट लगा लेंगे। अब देखिए SN की वैल्यू कितनी है 336, तो हम यहाँ लिखेंगे n/2 वैसे का वैसा ही, 2 लिखा, a की वैल्यू कितनी है 9, तो हम यहाँ 9 लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, n-1 वैसे का वैसा लिखेंगे, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो हम यहाँ 8 फिलअप कर लेंगे। अब देखिए इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 18, 8 को आप n से मल्टीप्लाई करिए तो 8n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 8, बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस वैसे का वैसा ही, ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिए और बाकी टर्मों को भी वैसे का वैसा ही नोट कर लीजिए जैसा कि ये लिखा हुआ है 636 वैसा लिखा हुआ है, n/2 हमने भी वैसे का वैसा ही नोट कर दिया है। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 18 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 10, क्योंकि मैथ वाले टर्म को मैथ वाले टर्म से सॉल्व करना है, और 8n वैसे का वैसा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे 10 + 8n, बाकी टर्म वैसे ही नोट कर दिए हमने। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, हम यहाँ से 10 और 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 को अगर मैं लिख दूँ 2 × 5 और 8 को लिख दूँ 2 × 4, तो कॉमन क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा। तो फाइनली हमने 2 बाहर निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा 5 और यहाँ क्या बचेगा 4, साथ में क्या लगा था n, तो n भी अप्लाई कर लीजिए तो 4n। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा।
2 से ये 2 कैंसिल कर लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 336 इक्वल्स टू में n ब्रैकेट में 5 + 4n। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का कंसेप्ट कैसे करना है, चलिए ये सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो n दिख रहा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 5n, और n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4n का स्क्वायर, 636 वैसे का वैसा ही। अब देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये जो चीज़ है इसको वैसे लिखिए, ये जो हमारे पास 636 है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे जिससे कि ये माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लेंगे, 4n का स्क्वायर पहले लिख लेंगे और फिर 5n लिख लेंगे। इनको आगे पीछे करने में माइनस प्लस चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसा लिखा जाएगा क्योंकि ये अपनी ही साइड में पड़ा हुआ है। 636 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ओके फ्रेंड, इक्वल्स टू में हम 0 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसके फैक्टर तोड़ेंगे। इच्छा हो तो आप यहाँ डी अप्लाई कर लीजिए, इच्छा हो तो यह फैक्टराइज या स्प्लिट मेथड कहते हैं उसका प्रयोग कर लीजिए। चलिए हम फैक्टराइज को तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, याद रखिएगा ये जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूँ, n के पास क्या है, पावर कितनी है 2 है, n का स्क्वायर है और आगे क्या लिखा हुआ है 4। तो ये जो 4 है, ये जो 4 लिखा हुआ है ये लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है पहले तो आपने। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको। जो भी कोफिशिएंट ऑफ n दिखे आपको, ये देखिए n स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 आपने लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2544 आएगा। आपने इसका एलसीएम कर लेना है। देखिए एलसीएम कुछ इस अकॉर्डिंग निकल जाएगा आपका। एलसीएम करने के बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई या फैक्टर करने की कोशिश करेंगे कि हमें ऐड करके 5 बने और मल्टीप्लाई करके 2544 बने, क्योंकि ये आगे 4 लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, अगर कोई भी टर्म आपके पास यहाँ लिखी हो, n के पास क्या लिखा है x, n का स्क्वायर लिखा हुआ है, वैसे तो हमें नॉर्मली x स्क्वायर में किया हुआ है, कुछ भी लिखा हो पावरिंग 2 लगी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके सामने मल्टीपल जो भी टर्म मिले या कोफिशिएंट कह लीजिए वो लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करके ही फैक्टर बनाइएगा। चलिए जब आप फैक्टर करेंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग कर लेंगे, एलसीएम करेंगे। फिर हमने क्या करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 48 और ये 53 यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर 53 में से 48 माइनस कर दूँ तो मेरे पास कितना बनेगा 5 बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास यहाँ पर फंडामेंटल यूज़ करने पड़ते हैं, किन टर्मों को रखकर या कौन सी टर्म हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कितनों को मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास रिजल्टेंट 5 बन जाए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया है, पहली सारी टर्मों को मल्टीप्लाई कर लिया है और 53 को अलग कर लिया है। अगर इससे ये अप्लाई ना करता या ना बनता तो हम क्या करते, पहली 4 टर्मों को मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट 2 वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इससे भी ना बनता तो हम क्या करते हैं, पहले 3 टर्मों को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट 3 वाले टर्म को मल्टीप्लाई करके दोनों को अलग से ऐड करने की कोशिश करते हैं या सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फैक्टराइज अप्लाई होता है। यही बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है जिस कारण दिक्कतें आती हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगर ज़्यादा दिक्कत आए फैक्टर बनाने में तो आप डी मेथड अप्लाई करिएगा, सबसे बेस्ट मेथड है फैक्टर तोड़ने का। ओके फ्रेंड्स, डी मेथड कैसा है जरा मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, वेट करिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये रहा डी, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट मेथड का अप्लाई कर लीजिएगा। डी निकाल लीजिएगा पहले, फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, इससे भी आप फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए फिलहाल तो हमने ये स्टार्ट कर दिया, अब इसी से हम फिनिश करेंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे 53n यहाँ लिख लेंगे माइनस का 48n। अगर इन दोनों को मैं माइनस करूँ तो मेरे को प्लस का 5 मिल जाएगा। बाकी टर्मों को आपने वैसे का वैसा ही नोट कर देना है, 4n का स्क्वायर और 636 वैसे का वैसा ही नोट करेंगे। बस ये बीच वाला कंसेप्ट आपने एक बार क्लियर करना होता है। अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फैक्टर बनाने में। अब हमें क्या करना, देखिए इन दोनों टर्मों में से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ n के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 53 को मैं तोड़ के लिख ही नहीं सकता।
अगर यहाँ पर 4 या 6 होता तो मैं लिख लेता, 6 को लिखता 2 इंटू 3, पर 53 को तोड़ के नहीं लिखा जा सकता। 4 को तो लिख भी सकते हैं, पर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एकमात्र चीज़ है कॉमन, वो है n। तो हम यहाँ n बाहर निकाल लेंगे। अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए n का स्क्वायर है, इट मीन्स n मेरा 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, एक बार n बच जाएगा अंदर, यहाँ से n बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 53। तो फाइनली अंदर लिखेंगे 4n प्लस 53। वापस से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, n को अगर 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n का स्क्वायर आ जाएगा, और n को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53n आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर जो ब्रैकेट में बनी हुई चीज़ है सेम टू सेम आपने यहाँ चिपका देनी है। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या करना है, 4n को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 48 बन जाए, तो ऑब्वियस से बात है 4 को आप क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई करो तो ही 48 बनेगा। तो हमने यहाँ लिख लिया 12। अब 12 तो लिख लिया, बट मेरे को 48 माइनस का चाहिए, तो मैंने यहाँ माइनस अप्लाई कर लिया। अब यही केस आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए। ओके फ्रेंड्स, जब आप इसको 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपके पास रिजल्टन ये बच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, अगर आप 12 को 4n से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 माइनस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 12 है। अगर माइनस का 12 को आप 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 बन जाएगा, वो भी माइनस का। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, देखिए जो कॉमन टर्म बनी है उनको सबसे पहले आपने लिख देना है, और जो बाहर बची हुई टर्म है ये n और 12n, इनको आपने एक ब्रैकेट में करके लिख देना है, ब्रैकेट अप्लाई कर लेना है, इक्वल्स टू में 0 वैसे का वैसे चल रहा था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को 0 से इक्वेट कर लेंगे, सेकेंड वाली टर्म को भी 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो जिससे क्या लिखेंगे 4n प्लस 53 इक्वल्स टू में 0, n माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से देखिए 53 लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 53 हो जाएगा, और यहाँ से 4 नीचे जाएगा तो 53 अपॉन में 4, वो भी माइनस का। ओके फ्रेंड्स, तो n आ जाएगा मेरे पास माइनस का 53 अपॉन में 4। यहाँ से देखिए ये जो 12 है ये इधर जाएगा तो 12 प्लस का हो जाएगा, आप इच्छा हो तो उसको लिख सकते हैं 0 प्लस 12 या सिंपली 12। तो फाइनली n आ जाएगा 12। अब एक बात याद रखिए, यहाँ पर मेरे पास n की 2 वैल्यू आ रही हैं। याद रखिए कभी भी n हमारा नेगेटिव नहीं होता है। जैसा कि अगर मैं 4 का टेबल पढ़ूँ, 4 1 द 4, 4 2 द 8, इट मीन्स नंबर ऑफ टर्म क्या हो रही है 1 2 3 4 ऐसे बढ़ रही है। तो याद रखिए नंबर ऑफ टर्म जब भी निकलती है वो हमारी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो फाइनली क्या लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ टर्म n इक्वल्स टू में 12। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, फिर से वॉच कर लीजिएगा। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पर बना दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है 2 पोल ऑफ अ इक्वल हाइट, 2 पोल हैं इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। हमें कहा गया है, चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं और बाकी स्टेटमेंट को भी बारी बारी से पढ़ते जाएंगे। हमें कहा गया एक रोड है, रोड हमने क्रिएट कर लिया और दोनों साइड इक्वल हाइट के पोल लगा दिए। तो ये हमारा पहला पोल और ये हमारा दूसरा पोल, पोल इट मीन्स खंबा लगा गया। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है विच इज़ 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड मतलब जो हमारी रोड की चौड़ाई है ये हमारी 80 मीटर है। तो फाइनली मैंने यहाँ पर 80 मीटर लिख दिया है। अब देखिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमें कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम, इन रास्तों के बीच में कोई एक पॉइंट पर कंसीडर करना है, कोई भी एक पॉइंट, देन देम टू रोड। ओके फ्रेंड्स, जो पॉइंट हमें नोट करना है वो रोड के बीच में नोट करना है, कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल सेंटर में, ये नहीं बोला गया है, सिर्फ बोला गया है बिटवीन। ओके फ्रेंड्स, द रोड ऑफ एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 एंड 30। हमें कहा गया है अगर हम रोड के किसी पॉइंट पर वहाँ से लोकेट कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये रहा पहला एलिवेशन 60 और ये रहा दूसरा एलिवेशन
30। ओके फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं पहले आपको। अगर आप रोड को क्रिएट कर रहे हैं तो याद रखिएगा ऐसे करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा, एक हमने रोड बना लिया, एक साइड में पोल लगा लिया और एक पोल यहाँ लगा लिया। अगर हमें कैसे पता लगेगा कि 60 हमारा इधर का ही बनेगा, ऐसे बना लीजिए पहले तो। ओके फ्रेंड्स, एक एंगल 30 बोला गया, एक एंगल 60 बोला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल बराबर तो है नहीं, तो किसी एक हिस्सा तो ज़्यादा होगा और एक हिस्सा कम होगा। तो कौन सा हिस्सा कम होगा, कौन सा हिस्सा ज़्यादा होगा, किस में एंगल कौन सा बनेगा, उसका कंसेप्ट देखिए कैसे करना है। जो ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट के जितने क्लोज जाएगा उतना एंगल बड़ा बनता जाएगा। जैसे कि अगर आप यहाँ से बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस पोल के टॉप पर देख रहे हैं, तो आपको गर्दन बहुत ज़्यादा ऊंची उठाने की जरूरत पड़ रही है, और आप और क्लोज आ जाएं तो देखिए आपको गर्दन और भी ज़्यादा ऊंची उठानी पड़ जाएगी, और बिल्कुल यहाँ पर आ जाए तो बिल्कुल गर्दन एकदम सीधी करनी पड़ जाएगी। तो जितना एंगल हम किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएंगे उतना एंगल इंक्रीज होता जाता है। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, इसी पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे को थोड़ी गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, और नीचे करता हूँ और दूर जा रहा हूँ तो एंगल और नीचे और सपाट बनता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स एंगल उतना कम होता जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी की ऑब्जेक्ट के जितना नज़दीक जाएंगे उतना एंगल बड़ा बनेगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना हम दूर जाएंगे उतना एंगल छोटा बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पर इसलिए 60 एंगल, और ये थोड़ी जगह ज़्यादा है यहाँ पर इसलिए 30 डिग्री एंगल। आई होप ये एंगल का केस आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमें कहा गया था फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें हाइट ऑफ द पोल चाहिए एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले हाइट चाहिए, दोनों की हाइट चाहिए, और डिस्टेंस जो है एक दूसरे के पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें चाहिए। मतलब कहने का कि क्यू वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, और ये वाला जो पॉइंट है वो बी वाले पॉइंट से कितना दूर है। चलिए हम नेम मेंशन करते हैं। तो ये दो पोल लगा लिए हमने, ए बी और पी के, और दो पोल लगा लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, एम कोई पॉइंट हमने मान लिया है कि सड़क पर कोई पॉइंट है, वहाँ से दो एंगल कंसीडर हो रहे हैं, एक 60 बन रहा है तो 60 हमने छोटा एंगल बनाया हुआ है। मतलब एक्चुअल में तो ये बड़ा है, पर यहाँ से देखिए ये जो मेजरमेंट है वो छोटी है, इसलिए ऑब्जेक्ट के हम बहुत करीब हैं इसके मुकाबले। ये क्यू ऑब्जेक्ट एम के ऑब्जेक्ट से देखिए कितना दूर है, इसलिए हमने इसको 30 रख लिया, और ये नज़दीक है इसलिए हमने 60 रख लिया। इसी अकॉर्डिंग आप पेपर में अनदर कोई क्वेश्चन आया तो भी इसी अकॉर्डिंग करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यही मेजरमेंट आप हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लिखा बी से लेकर क्यू कितना है, वो हमारा 80 है, तो हमने 80 लिख लिया। 80 मीटर, मीटर कहा है ना, बिल्कुल जी मीटर ही कहा है, एक बिल्कुल जी मीटर कहा हुआ है। ओके, आगे देखिए हाइट ऑफ द पोल कितना है, हमें ये चाहिए, तो हमने ए बी को एच मान लिया और पी का को भी एच मान लिया। ये दोनों हमारे पोल हैं। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर ये पूरी चीज़ हमारे पास 80 है तो ये छोटी सी चीज़ है इसको हमने x माना है। दूसरी क्या बनेगी, 80 माइनस एक्स। कैसे बनेगी, अगर हमारे पास 80 रुपये हैं और उसमें से मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ रुपए खर्च कर दिए, और कुछ मैंने अगर बता दिया कि जो कुछ अमाउंट है वो मेरी 10 रुपये है, तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 80 माइनस कुछ, और कुछ मैंने क्या सोचा था 10 रुपये, तो 80 माइनस 10 माइनस करूँ कितना आएगा 70। इसी अकॉर्डिंग हम इसको x रखेंगे और दूसरे को 80 माइनस एक्स। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, बी एम लिखा x, और m से लेकर क्यू 80 माइनस एक्स। फिर हम क्या करेंगे, एंगल लेंगे ए एम और बी, ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, तो लिखेंगे जो हमें एंगल दिए थे वो भी लिख लेते हैं। चलिए पहले लिखिए एंगल, देखिए क्या लिखा है 60, तो लिखा हमने एंगल ए एम बी ये हमारा 60 है, और एंगल ओ एम पी हमारा 30 है जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है। अब हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो ए एम और बी, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे जो जिसका छोटा ट्रायंगल बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए बड़ा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी इन विच थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आप सबसे पहले इसको भी कर सकते हैं
इसको भी कर सकते हैं, पर इसको आप सबसे पहले कीजिएगा, ईजी हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर करने में। तो हमने यहाँ ट्राइंगल लिख लिया है ए एम बी इन विच थीटा कितना है 60 डिग्री। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर कब लगता है, वो हमारा लगता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये भी कैसे काउंट होता है, वो इस अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले, कम से कम। तो ये देखिए टी लगा हुआ है, इट मीन्स 10। 10 कैसे पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ये रहा, तो एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स एच हमारा परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ लिख लिया एच। अब बेस क्या है, तो परपेंडिकुलर जो नीचे वाली साइड लगी हुई है ये हमारा बेस, तो बेस कितना है एक्स, तो हम यहाँ एक्स लिख लेंगे। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 60 थी, तो हम ये लिखेंगे 1060 लिखकर h बाय एक्स यहाँ लिख लेंगे। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √3। अब ये भी कैसे याद रखना है, तो वो भी देखिए कंसेप्ट थोड़ा सा 1060 और एक लिख लेते हैं 1030। बच्चे इसी में कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। अब देखिए मेरे पास क्या कंसेप्ट है, 1030 है, इसमें देखिए 3 लगा हुआ है, तो इट मीन्स चुप करके आप 1/√3 नीचे लिख लीजिए। 3 है तो √3 नीचे जाएगा, और 60 है तो उसके पास तो 3 है ही नहीं, तो हम 3 ऊपर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत लाजवाब कंसेप्ट है। √30 इट मीन्स 3 है, तो 3 को नीचे भेज दीजिए, इसके पास 3 नहीं है इसलिए ऊपर ही रहेगा। चलिए, तो 1060 की वैल्यू √3, h/x वैसे का वैसा ही। बेस कंप्लीट करने के लिए आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और यहाँ से क्रॉस कर देंगे। x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, x √3, और साथ में 1 को x से करेंगे तो कितना आएगा h, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फाइनली इसे सीधा कर लीजिए, h इक्वल्स टू में x √3, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरी ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इट मीन्स पी एम और क्यू को कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी एम क्यू इन विच थीटा कितना है, देखिए ये रहा थीटा, थीटा हमारा 30 है। तो फिर से वही कंसेप्ट क्या लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि हमें यही चाहिए, तो हम लिखेंगे 10 थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, तो हमने यहाँ h लिख लिया, इस पर बेस कितना है 80 - x, तो हम यहाँ 80 - x लिख लेंगे। अब देखिए 1030 लिख लिया क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 थी, और h हमारा वैसे का वैसा ही, ये भी टर्म वैसे के वैसे हमने नोट कर लिया है। अब 1030 की वैल्यू क्या थी, अभी अभी हमने कंसेप्ट क्लियर किया, 1030 है इट मीन्स 1/√3 आएगा, तो फाइनली हम यहाँ लिख लेंगे 1/√3, और इस सेम टर्म यहाँ पर नोट कर देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, छोटा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे, कुछ ऐसा, 1 को आप 80 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 - x ही आ जाएगा, और √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए h आपने आगे लिखना है और √3 पीछे लिखना है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा लिखेंगे हम। कई बार क्या होता है कि हम लिखते टाइम √3 और h लगाते हैं और रूट बड़ा बन जाता है, 3√h पढ़ते हैं, इसको √3h पढ़ते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसलिए आपने क्या करना है, रूट वाली टर्म को रूट वाली टर्म में रखना है और h को अपने बाहर लिख लेना है। फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर h की वैल्यू को फिल कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ था। क्या था हमारा पास, देखिए जरा, ये रहा x √3, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पर x √3 हम h की जगह पर लिखेंगे, और √3 वैसे का वैसा ही है, 80 - x वैसे का वैसा ही नोट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें इस कंसेप्ट को क्लियर करना है, √3 और √3 मिलकर बनेगा 3, और साथ में h वैसे का वैसा ही नोट कर दिया जाएगा। कैसे किया, दोबारा रिपीट करते हैं, √3 इंटू √3 कितना बनेगा 3, और साथ में क्या लगा हुआ है x, तो 3x, तो फाइनली क्या लिखेंगे 3x, और ये देखिए x हमारा नेगेटिव है, यहाँ से इसी स्टेप में ये यहाँ चल जाएगा, तो x मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और फाइनली मैं 3x में से 1x प्लस करूँगा, कितना आएगा 4x, और इक्वल्स टू में क्या बचेगा मेरे पास 80। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, 4x इक्वल्स टू में 80, 4 नीचे आगे कट होगा तो कितना आएगा 20, फाइनली x कितना आएगा 20।
अब इस x को हम उठाकर h में फिल कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये वाली टर्म है, तो इसको हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसमें हम भरेंगे। तो देखिए h इक्वल्स टू में x√3 था, x की वैल्यू कितनी है 20, तो हम यहाँ फाइनली x की जगह पे 20 फिल कर लेंगे और √3 वैसे के वैसे लगा देंगे। तो फाइनली यही हमारा वो आंसर है जो कि हमें चाहिए था। पोल चाहिए थी, हाइट ऑफ द पोल क्या है हमारा 20√3। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, आइए पढ़ते हैं इसको। इसमें हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द concentric circle of a radius 6 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट इज लेंथ। और हमें इसकी लेंथ भी फाइंड आउट करने को कहा गया है। क्या कहा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की हमने अलग से वीडियो बना रखी है, 10th क्लास की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा या फिर चैप्टर 11 की जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने कंस्ट्रक्शन को करके दिखाया हुआ है, 5 से 7 कंस्ट्रक्शन को हमने डीपली सॉल्व करने की कोशिश की हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को आप उसमें वॉच कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है हाउ मैनी सिल्वर क्वाइन 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर है ऑफ द थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड फ्रॉम द क्यूबिक ऑफ डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, हमें कहा गया है कि एक सिल्वर कॉइन है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं क्या कहा हुआ है। सबसे पहले हमने एक कॉइन ड्रॉ कर लिया है, ये कॉइन ड्रॉ किया है। अगर आप कॉइन को आप सीधे करके ऐसे करके देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा, और बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे गोला बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो क्या कहा गया है, एक सिक्के के ऊपर एक और सिक्का, फिर उसके ऊपर एक और सिक्का, एक और सिक्का, ऐसे रखा जा रहा है जिससे कि एक सिलेंडर की शेप ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हमें क्या कहा हुआ है, डायमीटर कितना है 1.75, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ क्वाइन 1.75 सेंटीमीटर। फिर हमें बोला गया थिकनेस, थिकनेस क्या होता है, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। थिकनेस के लिए हम क्वाइन लेंगे, क्वाइन की देखिए ये मोटाई देखिए पहले तो, इसको कहते हैं थिकनेस। ओके फ्रेंड्स, और ये जो गोलाई दिख रहे हैं ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कितना मोटा है वो हमें काउंट होता है थिकनेस से, उसी को हम लिखते हैं हाइट। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं इस कॉइन के ऊपर एक और कॉइन रख दूँ, एक और कॉइन रख दूँ, तो ये इस तरह हाइट ले लेगा, तो उसको हम लिखेंगे हाइट ऑफ कॉइन। कितना दिया हुआ है 2 mm, देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है 2 mm। एक कंसेप्ट और पढ़िए, अगर mm में दिया हो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो बटे में आप 10 लगाकर सेंटीमीटर लिख लेंगे। इट मीन्स 2/10 सेंटीमीटर, 2 mm इक्वल्स टू 2/10 mm, 10 cm सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये होता है मिलीमीटर और cm इज सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब हमें कहा गया है कि इसको मेल्ट करके, ये हमें क्यूबॉइड को मेल्ट करके कॉइन बनाया गया है जिसकी डायमेंशन 5.5 है, 10 है, 3.5 है। तो देखिए क्या कहा गया है, एक क्यूबॉइड लिया, इट मीन्स इस कॉइन को इस शेप देने के लिए हमारे पास क्या होता है, इस कॉइन की बहुत लंबी चौड़ी या मोटी शीट होती है जिसको पॉलिश करके या फिर कट करके पतला करके फिर इसका शेप दिया जाता है। वैसे ही हमें कहा गया एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ 5.5 दिया हुआ है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको मेल्ट किया जा रहा है और उसके बाद इस शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है, इट मीन्स कॉइन की शेप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो कितने कॉइन बनेंगे वो निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्या है, नंबर ऑफ कॉइन इक्वल्स टू में क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप होता है, कॉइन हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे जिससे कि आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और
वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कॉइन, इट मीन सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट और यहाँ पर जो भी मेजरमेंट दे रखी है सभी को बारी बारी से फिल करेंगे। चलिए मैं इस कंसेप्ट को भी क्लियर करता हूँ। हमारे पास लेंथ कितना दिया हुआ था, तो हमें देखिए लेंथ दिया हुआ है 5.5, तो हम 5.5 को इस अकॉर्डिंग लिखेंगे 55 अपॉन में 10 लिखेंगे, और ब्रेथ कितनी है 10, तो हम यहाँ 10 मेंशन कर देंगे। फिर हाइट कितनी है 3.5, 3.5 को हम लिखेंगे 35/10। उसी अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 22/7, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए ये रहा हमारा रेडियस 75 अपॉन में 200। डायमीटर दिया था तो डायमीटर का रेडियस हमने यहाँ कन्वर्ट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, 2 लगा लेंगे और पॉइंट रिमूव करके 100 लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 175 अपॉन में 200, 175 अपॉन में 200, और साथ में एच कितना है, एच हमारा है, ये रहा हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कॉइन था 2/10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2/10 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको देखिए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। अब इसको कट करने की बजाय सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, जब भी आपके पास ये टर्म बने a अपॉन में b और c अपॉन में d, इसको जब आप सीधा करेंगे तो लिखेंगे a अपॉन में b, और नीचे वाली टर्म उल्टी हो जाएगी तो d ऊपर चला जाएगा d अपॉन में c। फाइनली हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे 55 अपॉन में 10, ये देखिए ऐसा लिख लिया हमने, 10 अपॉन में 1, ये हमने ऐसा लिख लिया, 35 अपॉन में 10, तो 35 अपॉन में 10 ऐसे लिखेंगे। अब नीचे वाली जो भी टर्म है वो उल्टी हो जाएगी, कैसे बन जाएगी, 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 22 वहीं रहेगा, 7 ऊपर चला जाएगा। इसी अकॉर्डिंग बाकी टर्मों को लिखेंगे, तो 200 ऊपर 175 नीचे, यहाँ पर 200 ऊपर 175 नीचे, वैसे ही 10 ऊपर और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इसको कट करना है, तो कट कैसे करेंगे आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले जो सिंप्लीफाई कट हो रहा है नॉर्मल, उसको कट कर लीजिए। देखिए इस 10 से आप इस 10 को कट कर लीजिए, इस वाले 10 से आप ये वाला 10 कैंसिल कर लीजिए। अब देखिए मेरे पास क्या बचा, अब हम करेंगे इसको कट करेंगे। 25 का टेबल पढ़िए, 7 टाइम में 175 आएगा और 8 टाइम पे 200 आ जाएगा। इसी अकॉर्डिंग इसको कट कर लीजिए, तो 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। फिर देखिए अब हमने क्या कट करना है, इस 7 से हम 35 को कट करेंगे तो यहाँ आएगा 5, और इस 7 से हम ये वाला 7 कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। अब बारी आती है, ये बचा हमारे पास नीचे में 2 और ये 22। ओके फ्रेंड्स, चलिए कट करते हैं। 11 के टेबल से कट करिए तो 55, और इसको कट करिए तो 11 टू द 22, तो फाइनली यहाँ बचेगा 2। चलिए मैं थोड़ा रेस करके लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो 11 टू द 22। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ बच गया 2। अब ये जो 2 बचा हुआ है और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसको कैंसिल करते हैं। तो हम इसको कट करेंगे, इससे कट कर लेंगे, यहाँ बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, और फिर से ये 2 को आप कट कर लीजिए इससे, सॉरी यहाँ तो 2 कट गया है, यहाँ वाला 2 को कट कर लीजिए इस 2 से, तो यहाँ बचेगा 2। तो ऊपर मेरे पास क्या बचा, 5, 5, 2 और 8, तो हम इसको लिखेंगे 5, 5, 2 और 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 400 आ जाएगा। फाइनली नंबर ऑफ कॉइन कितने आएंगे, 400। ओके फ्रेंड्स, आप इस कट को अपने अकॉर्डिंग भी कट कर सकते हैं, क्लियरली कट कीजिएगा ताकि दिक्कत परेशानी ना आए। वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा, आई होप आपको कट करना आ जाएगा। फाइनली नंबर ऑफ कॉइन कितने बनेंगे, 400। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का बी, क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर दिखाते हैं। तो ये रहा वो क्वेश्चन। हमें कहा गया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 7 सेंटीमीटर A cubical block of 7 centimeter is surrounded by the hemisphere। हमें कहा गया है कि एक 7 सेंटीमीटर का एक हेमिस्फीयर रखा गया है,
जो कि 7 सेंटीमीटर के क्यूब के ऊपर रखा गया है। आई रिपीट अगेन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। अ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर, हमें क्यूब कहा गया है, 7 सेंटीमीटर का हमारे पास क्यूब कहा हुआ है, और बोला गया इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल कैन हैव, इट मीन्स हमें कहा गया हम कितना बड़ा हेमिस्फेरिकल इसके ऊपर रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसका डायमीटर कितना होगा, और बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। चलिए आइए क्लियर करते हैं इसको भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूब बनाएंगे जिसकी 7 सेंटीमीटर साइडें होंगी। क्यूब की सभी साइडें 7 सेंटीमीटर होती हैं, तो उसको हम लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है कि जो कॉर्नर टू कॉर्नर हमारे ऊपर, इसके ऊपर कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा जाएगा जिसका डायमीटर कितना हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, जितना इसका कॉर्नर होगा उतना हम हेमिस्फेरिकल रख सकते हैं। तो डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हेमिस्फेरिकल डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रेडियस भी क्रिएट कर लेंगे। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ओके फ्रेंड्स 7/2 सेंटीमीटर। फिर हमें कहा गया है कि इनका सरफेस एरिया क्या होगा। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए हमें बोला गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्यूब भी बन रहा है और उसके ऊपर हम हेमिस्फेयर भी रख रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या ऐड हो रहा है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ऐड होगा। फिर उसके बाद हमने ऊपर हेमिस्फेयर रखा है तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब उसके बाद देखिए ना, जब हम किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि ये देखिए मैंने रेजर रखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे रख लिया तो देखिए क्या ढक गया, मेरा हेमिस्फेयर ढक गया। तो जो नीचे वाली सरफेस बनी है ये वाली चीज़, ये इधर वाली चीज़ और ये दोनों एक ढक जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसने इसको ढक लिया तो जो ये नीचे वाला पार्ट बनेगा वो मेरा सर्कल का टाइप बनेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेसिस ऑफ हेमिस्फेयर। हम क्या करेंगे, हेमिस्फेयर का जो बेस है उसको माइनस कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6a² होता है, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, तो हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2πr²। और नीचे जो सर्कल बन रहा है, जो मैंने सर्कल नाम दिया हुआ है, इट मीन्स फ्लैट शेप बनेगी इस तरह, वो हमारे पास सर्कल काउंट होगा πr²। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ढक रहा हूँ तो एक हिस्सा ढक गया है। कौन सा हिस्सा, या तो आप कह लीजिए क्यूब का हिस्सा ढक गया है, या फिर हेमिस्फेयर का हिस्सा ढक गया है, एक चीज़ ढक जाएगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा रख दूँ, इस रेज़र के ऊपर अगर मैं ये कॉइन रख दूँ तो क्या हुआ, कॉइन से जो ये जो एरिया बन रहा है नीचे का एरिया, अभी देखिए मैं सिक्का हटाऊँगा तो आप सर्कल मतलब ये रेज़र का ये पार्ट नहीं देख पा रहे हैं, जिससे चलिए मैं ए लिखता हूँ, इसमें ए लिख दिया मैंने और उसको ढक दिया, तो क्या आप ए को देख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं। तो वो क्या बन रहा है, एक सर्कल में बन रहा है, क्योंकि ये हमारे ऊपर, इसके ऊपर हेमिस्फीयर रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम ये πr² माइनस करेंगे। अब सिंपली क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ 7 सेंटीमीटर फिल कर लेंगे। तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 7 का होल स्क्वायर। उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 2πr² में से πr माइनस होगा तो क्या आएगा, πr² बचेगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 है और 1 माइनस कर लीजिए, πr² लिखा हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर सकते हैं। 2 में से 1 माइनस किया कितना आएगा, तो 1 सिंपली πr²। अब देखिए पाई की वैल्यू हम भरेंगे 22/7, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू अनदर कोई वर्ड नहीं बोला गया है। आर की वैल्यू कितनी है 7/2, तो हम यहाँ लिखेंगे 7/2, हमने 2 बार ओपन कर लिया। अब यहाँ से 7 की पावर 2 है, इट मीन्स 7 × 7 कितना आएगा 49, और इंटू 6 कर दीजिए कितना आएगा 294 बन जाएगा। और यहाँ से इसको कट कर लीजिए, देखिए कैसे कट करेंगे, 7 से ये कट 7 हो जाएगा, इस 2 से ये 11 पे कट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 11 और 7 मल्टीप्लाई कितने आएगा 77, और नीचे क्या बचेगा 2।
इनको आप डिवाइड करेंगे जिससे क्या हो जाएगा 38.5 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये 294 वैसे का वैसा ही, इनको ऐड कर लीजिए कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर। तो यही फाइनली हमारा आंसर आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस अकॉर्डिंग हमने पार्ट सी को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट डी के हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी जरूर हो गई है, पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिए तो खासकर। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। इच्छा हो तो जो कंसेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो उसको फिर से रिवाइंड कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत की है, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन चुकी है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड के साथ जरूर कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।